Okay, today we will discuss about doubly linked list. Singly linked list was struct STO integer ID, then like float marks, and there was the pointer STU static next, and two more pointers globally declared STU static first is equal to null and STU static last is equal to null. क्या था बेसिकली कि आप जब भी नोड क्रिएट कर रहे थे तो नोड क्रिएट होने के बाद आप जो है वो जस्ट फॉरवर्ड मूव कर रहे थे। फर्स्ट वन नोड का एड्रेस पता है आपको, लास्ट वन नोड का एड्रेस पता है। तो क्या हो रहा था कि फर्स्ट नोड से आप मूव कर रहे थे टिल देन लास्ट नोड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें जो है वो इस लिंक लिस्ट को रिवर्स में डिस्प्ले करना था, ठीक है, या लिंक लिस्ट को रिवर्स करना था, तो हमें काफी सारा जो है वो डिफिकल्ट था कि हम फॉरवर्ड मूव हो रहे थे, ठीक है, और लास्ट नोड से बैकवर्ड फिर दोबारा जो है वो हम आइटरेशन कर रहे थे। मींस कि जो है वो आपके पास नेस्टेड लूप यूज हो रही थी, जिसके थ्रू जो है वो आप क्या कर रहे थे कि बैक ट्रैकिंग कर रहे थे। इसको अगर हम थोड़ा सा इजी अगर करना चाहें तो क्या है कि हम अगर यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ले लेते हैं लाइक STU static प्रीवियस पॉइंटर मैंने ले लिया है। इस प्रीवियस पॉइंटर से क्या होगा कि जब भी नोड क्रिएट होगी तो उसमें एक पॉइंटर एक्स्ट्रा होगा। देखिए आपके पास दो पार्ट थे पहले, एक था आपके पास डेटा पार्ट और दूसरा पार्ट था आपके पास एड्रेस पार्ट, जो कि जस्ट आपको फॉरवर्ड लेके जा रहा था। अब हमने क्या किया है, अब हमने जो है इसमें चेंज ये किया है कि हमने एक जो है वो पॉइंटर ऐड कर दिया प्रीवियस के नाम से। अब जब भी नोड क्रिएट होगी उसमें एक पॉइंटर जो है वो आपके पास जो है वो प्रीवियस वाला भी होगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपके पास हर नोड में अब दो एड्रेस पार्ट होंगे, एक फॉरवर्ड मूव करने के लिए और एक जो है वो बैकवर्ड मूव करने के लिए। फॉरवर्ड मूव करने के लिए हमारे पास जो पॉइंटर था वो नेक्स्ट था, और ये जो था वो हमारे पास आपने ले लिया है वो बैकवर्ड मूव करने के लिए। क्लियर? तो सेम अगर जो है वो हम इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन जो है वो सेम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस होगा? यहां आप क्या कर रहे थे, सिंगली लिंक लिस्ट में आप जस्ट कनेक्ट कर रहे थे फॉरवर्ड। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो पॉइंटर है ये बैकवर्ड पॉइंट करेगा। जस्ट ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन कैसे होगी इसकी, फर्स्ट केसेस नंबर 1 एम्प्टी है, नंबर 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, दो केसेस है। क्या एम्प्टी तो नहीं है? एम्प्टी का केस क्या था, कैसे चेक किया था हम लोगों ने? if first is equal to null
if first is equal to null, इनिशियली क्या होगा, प्रोग्राम का फ्लो जो है वो आपका कुछ इस तरह आता है, और इनिशियली क्या होगा, यहां जो है वो फर्स्ट को मेन पे जब जाएगा तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को नल मिला होगा पहले ही, ठीक है। तो यहां हमने चेक कर लिया, अगर फर्स्ट में नल है तो क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नई नोड क्रिएट करोगे सिर्फ पहले, ठीक है ना। तो क्रिएट नोड का क्या हुआ, पहला स्टेप तो ये हुआ ना, क्रिएट नोड, ये तो सेकंड स्टेप हो गया। इसको हम अगर देखें, डिवीजन अगर हम करें तो नंबर 1 क्रिएट न्यू नोड, नंबर 2 इनपुट डेटा, थर्ड स्टेप चेक एम्प्टी, फोर्थ स्टेप if not empty, that means कि ये आपका if है और ये आपका else है, clear? So फर्स्ट वन को देखते हैं, अगर हम क्रिएट अ न्यू नोड कैसे हुआ, STU static current is equal to new STU, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, डेटा इसको साइन कर देते हैं, करंट ऑफ ID is equal to X, लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास एक ही जो है ना वो ID है, ठीक है। अगर मार्क्स होंगे तो डेफिनेटली मार्क्स को साइन कर देंगे। उसके बाद चेक एम्प्टी कैसे होगा, if first is equal to null, तो क्या करो, इसके अगेंस्ट करना क्या है, फिर फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू करंट, मीन्स कि हमने जो फर्स्ट वन नोड क्रिएट की है, मैं इसको अभी एम्प्टी कर रहा हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं। अस्यूम करते हैं कि हमने अभी जो नई नोड क्रिएट की है वो हमारे पास करंट नोड है, ठीक है, और उसमें सिर्फ हमने अभी आईडी स्टोर किया है, आईडी या 5। इसका जो एड्रेस है वो है 1011, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस होता है, हम उसे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में लिख रहे हैं। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट में नल था, अगर हम यहां देखें, अगर यहां इसको देख लेते हैं हम, पॉइंटर ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंटर है, ये हमारे पास लास्ट पॉइंटर है, और ये हमारे पास करंट पॉइंटर है, ठीक है। तो इनको अगर हम देखें, अभी करंट नई नोड क्रिएट हुई है, उसमें क्या एड्रेस आ गया, 1011। उसके बाद आगे चलते हैं, आपने कहा इनपुट डेटा, इनपुट आपने ले ली, इनपुट लेने के बाद आपने क्या किया, इनपुट लेने के बाद आपने क्या किया कि आपने कहा जी चेक एम्प्टी। अगर आप यहां देखें, अभी स्टार्ट में यहां भी नल था और यहां भी नल था। जब आपने ये कंडीशन लगा दी है कि फर्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है, दैट मींस कि अभी पहली नोड क्रिएट हुई है। एल्स वाले पार्ट में जाते हैं, अगर नल नहीं है तो क्या करो, एल्स वाले पार्ट में क्या होगा। अब हम दोबारा से आगे चलते हैं जी, नई नोड दोबारा से आपने इंसर्ट का मेथड कॉल किया, इंसर्ट का मेथड दोबारा से आपने कॉल किया, तो ये आपके पास फर्स्ट था, ये लास्ट था आपके पास। अब नई नोड क्रिएट होगी, ये आपने वैल्यूज दी, इसमें इनपुट डाल लिया, और इस वक्त करंट ये है और इसका एड्रेस है 5055। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो एड्रेस आ जाएगा वो 5055 आ जाएगा। उसके बाद आगे हमने मूव किया,
आपने कहा कि करंट में ही आ गया, तो आपने चेक किया इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, क्या फर्स्ट में नल पड़ा हुआ है? अब फर्स्ट में नल नहीं पड़ा हुआ तो एल्स में चले गए, एल्स में गए तो नई नोड तो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने लिंक करना है इसको। सिंगली लिंक लिस्ट में हमने क्या किया था? फॉरवर्ड लिंक किया था ना, तो क्या किया था उसके लिए? ये अब आपका पॉइंटर कौन सा था? करंट तो अब ये हो गया है, अब ये करंट नहीं रहा। क्या आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट? जी, लेकिन दोबारा से जब हम इंसर्ट का मेथड कॉल करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको जेनेरिक करना है। तो हम लास्ट को चेंज करेंगे, हम फर्स्ट को चेंज नहीं करेंगे। हम क्या किया हमने, यहां हम एड्रेस स्टोर करेंगे 5055, ठीक है, जिससे ये फॉरवर्ड लिंक हो जाएगा। फॉरवर्ड लिंक होने के बाद अब अगर हम देखें यहां फॉरवर्ड लिंक कर दिया कि हमने काम पहले सिंगली लिंक लिस्ट में किया हुआ था। अब हम एल्स वाले पार्ट में जाते हैं। एल्स वाले पार्ट में हमने उसे ये कहा जी कि अब यहां जो है एड्रेस आना चाहिए इस नोड का, मींस के 1011 आना चाहिए। क्या चेंज आएगी कोड में? करंट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू लास्ट। गुड। अब अगर आप देखें तो ये इसके साथ लिंक हो गया, एग्री? देन अब क्या चेंज है? लास्ट इज इक्वल टू करंट। अब ये लास्ट नहीं है, लास्ट ये हो गया। क्लियर? तो हमने कहा लास्ट इज इक्वल टू करंट। अब ये देखिए, अगर कोड में सिर्फ यहां पूरे कोड में सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट के कोड में सिर्फ ये कोड चेंज हुआ है, ठीक है ना? सो मैं चेंजेस का अगर कहूं, फर्स्ट चेंज ये थी, सेकंड चेंज आपके इंसर्ट एट एंड में आके यहां चेंज हो गया। क्लियर? ओके जी। अब आपने यहां अगर आप देखें तो यहां आपके पास फर्स्ट जो था वो फर्स्ट टाइम जब आपने किया था तो फर्स्ट में क्या आ गया था? 1011 1011 था ना यहाँ इनिशियली फर्स्ट टाइम जब आपने ये इंसर्शन का बजट कॉल किया था। तो लास्ट में क्या था? 1011, जब एक ही नोड थी, जब आपके पास सिर्फ ये वाली एक नोड थी। जब दूसरी नोड आई है तो कोड में क्या चेंज आई? करंट में आ गया 5055। फर्स्ट में कुछ चेंज आई है? नहीं आई। लास्ट में चेंज आई है? यस, क्योंकि लास्ट जो है वो अब करंट वाला एक पॉइंटर है, दोनों एक ही पॉइंट कर रहे हैं एक लोकेशन को, करंट भी और लास्ट भी। क्लियर? ओके जी। इंसर्ट स्टार्ट। क्या चेंज आएगी? पहली बात, क्रिएट अ न्यू नोड। ओके। सेकंड पॉइंट, इनपुट डेटा। ओके। इफ फर्स्ट इज इक्वल, चेक एमडी, चेक होगा? ओके, कोई चेंज नहीं। लास्ट, इस पार्ट में आपके पास चेंज आ रही है, ठीक है ना? इस पार्ट में चेंज क्या आ रही है आपके पास? अब देखिए, अगर आप तो हम नई नोड क्रिएट कर लेते हैं। नई नोड हमने क्रिएट कर ली, ये नई नोड क्रिएट हो गई, ठीक है जी। अब ये करंट है, यहां तो नल पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और काम जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि यहां इनको नल असाइन करेंगे, ठीक है ना?
ताकि हर दफा नई नोड क्रिएट करने के साथ हमें ये नल असाइन ना करना पड़े, हम यही इनको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे नल, ताकि जब भी नोड क्रिएट हो नई उसमें नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों पॉइंटर्स को नल मिला हो। क्लियर? सो हमने क्या किया, हमने ये किया यहां कि हमने उसे कहा नई नोड क्रिएट कर दो, उसमें डेटा हमने रख लिया जी 2 लेट्स से, ठीक है, करंट पॉइंटर्स को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम उसे कहते हैं जी कि अब इसको लिंक कर दो। सिंगली लिंक लिस्ट में हमने क्या किया था, करंट ऑफ इज इक्वल टू फर्स्ट। ये वो काम था कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया हुआ था। तो यहां आपके पास आ गया 1011, लेट्स से इसका एड्रेस था 0024, करंट में आ गया आपके पास 0024। क्लियर? ये जो हमने लाइन चेंज की है, करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, ये वो कोड है जो कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में भी किया हुआ था। यहां एक मिस्टेक थी, जब आपने फॉरवर्ड लिंक किया था, आपने फॉरवर्ड लिंक किया ही नहीं था उसको, ये तो यहां नजर आ रहा है मुझे। यहां नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना? तो यहां जब आपने फॉरवर्ड का किया था, जो आपकी कोड बन रहा था वो ये था कि आपके पास लास्ट ये था, तो फर्स्ट वन जो लाइन बन रही थी वो था लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। ये वो कोड था जो कि आपने सिंगली लिंक लिस्ट में किया हुआ था, ठीक है ना? यहां से अगर आप देखें, ये लास्ट था, ये करंट था, अभी तक ये लास्ट नहीं हुआ था, ठीक है? तो आपने कहा था लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, ये वो कोड था कि जो कि आपने सिंगली लिंक लिस्ट में किया हुआ था, ठीक है? अब बैकवर्ड लिंक करने के लिए आपने क्या किया था, एडिशनल करंट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू लास्ट, और अगेन सिंगली लिंक लिस्ट में आपने ये किया हुआ था लास्ट इज इक्वल टू करंट। क्लियर? ये आपने फॉरवर्ड लिंक जब किया था उस वक्त आपने ये लाइन स्किप कर दी थी आपने, ठीक है? अब हम जब बैकवर्ड लिंक कर रहे हैं, तो बैकवर्ड लिंक करने में हमने सिंगली लिंक लिस्ट में क्या किया था, फर्स्ट ऑफ करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, ये हमने कोड किया हुआ था ना सिंगली लिंक लिस्ट में। हम वही काम यहां कर लेते हैं पहले। क्या होगा, करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, ये काम हो गया। अब ये लिंक फॉरवर्ड हो गया है, ठीक है? एडिशनल लाइन क्या आएगी कोड की, फर्स्ट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। ठीक है? तो ये ऐसा लिंक हो गया। उसके बाद थर्ड लाइन फर्स्ट इज इक्वल टू करंट। ठीक है? तो फर्स्ट में चेंज आ गई और फर्स्ट जो है वो करंट इक्वल हो गया। सो यहां भी आपने ये देखा है, सिर्फ एक लाइन कोड की जो है ना वो चेंज हुई है। चाहे हम इंसर्ट एट स्टार्ट कर रहे हैं या इंसर्ट एट एंड कर रहे हैं, दोनों केसेस में जस्ट एक लाइन कोड की जो है वो चेंज हुई है। क्लियर? ओके जी।
सो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ आपके पास जो है वो अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं जी कि आपके पास एक और जो है वो नोड बनी हुई है, ठीक है, लास्ट ये बन जाता है। अब मैं आपसे कहता हूं इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है ना। इंसर्ट स्टार्ट नहीं है, इंसर्ट आफ्टर नहीं है, आफ्टर स्पेसिफिक है। आफ्टर स्पेसिफिक की जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसे कह रहा हूं कि लेट्स से 5 के बाद इंसर्ट करो। क्या चेंजेस आएंगी कोड में, यहां क्या क्या चेंजेस आएंगी? जी चेक करेंगे। नंबर 1, check whether X exists or not. तो वो दोनों केसेस इसी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब एम्प्टी है तब भी वही काम होना है और जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब भी वही काम होना है। तो हमने जेनेरिक कर लेते हैं उसको। कैसे चेक किया था हम लोगों ने? सर्च किया था। सर्च के मेथड में हमने क्या किया था? वाइड नहीं करते बल्कि हम इसको कुछ रिटर्न करते हैं हमको, ठीक है ना। हम इसको पॉइंटर रिटर्न करते हैं जहां वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो हमने उससे ये कहा कि कोई एक पॉइंटर ले लेते हैं stu static p is equal to first, ठीक है। उसके बाद हमने कहा while p of id is not equal to key and p is not equal to null, ठीक है। तो p को नेक्स्ट पे मूव करते जाओ, ठीक है ना। जब तक कि p का आईडी जो है वो की के इक्वल ना हो जाए जो यूजर सर्च करना चाह रहा है, ठीक है। सेकेंडली p में जब तक नल ना आ जाए। तो एंड की कंडीशन है, एंड की कंडीशन से क्या होगा, जहां भी कहीं उसको वैल्यू मिल जाएगी ये टर्मिनेट कर जाएगी लूप, ठीक है। अगर नहीं मिलेगी वैल्यू तो p जो है वो नल तक पहुंच जाएगा। तो एंड में हम उसे कहते हैं रिटर्न p। सर नल कंडीशन पहले नहीं आएगी, फर्स्ट पे वो नहीं आएगी क्योंकि पहले वो आईडी वाली पहले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इससे बिल्कुल ठीक पॉइंट इन्होंने किया। इसको हम लाइन 1 कह देते हैं, इसको हम लाइन 2 कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो लास्ट वन जो पॉइंटर है उसके जो है ना वो आईडी को नल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नल का आईडी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों एंड के केस में क्या होगा कि जब एक ही फॉल्स होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा। क्लियर? सो यहां हमने इसके अगेंस्ट कोड क्या लिखा, हम इसके अगेंस्ट कोड लिख लेते हैं जी यहाँ बॉक्स में। क्या हमने कहा stu static p is equal to search x, ठीक है। x अभी बदल गया, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने कहा इसे चेक कर लो कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकेंड वन केस में इफ एलिमेंट एग्जिस्ट तो क्या करो,
ठीक है, या आप कहते हैं जी इफ एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा? इफ बी इज इक्वल टू नल, ठीक है, तो स्टेटमेंट दे दो एलिमेंट नॉट फाउंड। क्लियर? पी आपने फर्स्ट किया है, वो रिटर्न पी तो करेगा ही करेगा। बी फर्स्ट नल किया वो किया ना, देखो। लेकिन आपको ये जो लूप है ना, ये वाली सर्च वाला, ये सर्च वाला मेथड है ना, ये पी को आगे लेके जा रहा है। पी को जब आगे लेके जा रहा है, अगर पी में नल मिल जाएगा उसको, डेफिनेटली लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि मुझे इसमें 1 सर्च करके दो, 1 के बाद नई नोड सर्च करनी है। अगर मैंने 1 के बाद नई नोड सर्च करनी है तो वो मुझे नल रिटर्न करेगा कि 1 एग्जिस्ट नहीं करा। क्लियर? तो दोनों केसेस आपके हैंडल हो गए कि अगर एम्प्टी है लिस्ट तो तभी वो मुझे नल रिटर्न करेगा, अगर एम्प्टी नहीं है, एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तभी वो मुझे नल रिटर्न करेगा। दोनों केसेस में उसने मुझे नल रिटर्न करना है। दोनों केसेस हो गए आपके। अब थर्ड वन केस ये है, एलिमेंट फाउंड। अब एलिमेंट फाउंड हो गया, दैट मींस p इज नॉट इक्वल टू नल। तो क्या करना है हमने? कोड में क्या आएगा? डेफिनेटली वो हम उसको भी कर सकते हैं कि लास्ट तो नहीं है कहीं, वो भी डेफिनेटली ये पॉइंट आएगा। सिंगली लिंक लिस्ट में आपने क्या किया था? लेट्स से मैं आपसे ये कहता हूं जी यहां इस केस में कि जो है वो मैंने पी मुझे यहां मिल गया है, ठीक है। पी के बाद नई नोड मैंने इंसर्ट करनी है। लेट्स से ये जो नोड है इसका नाम करंट है। क्लियर? इसमें नई वैल्यू जो पड़ी हुई है वो है जी लेट्स से 7 इंसर्ट करना है मैंने 5 के बाद। 7 इंसर्ट करना है मैंने 5 के बाद। तो सिंगली लिंक लिस्ट में आपने क्या किया था? P का why not P of next is equal to current? जब आप करोगे P of next is equal to current तो क्या होगा कि ये जो 3 वाली लिस्ट है आगे जो है वो लास्ट हो जाएगी। इसलिए आपने क्या किया था? आपने पहले इस एड्रेस को यूज किया था, पहले आपने ये लिंक किया था। जब आपने इसको लिंक किया था तो आपने कहा था करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। P का नेक्स्ट ये वाली नोड थी, तो आपने ये लिखा था करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। उसके बाद क्या किया था? P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, ठीक है ना। सो यहां क्या आ गया था? 5055 और यहां से जो है वो 5055 जो है वो क्रॉस हो गया और करंट का जो एड्रेस था 7077 वो आ गया। क्लियर? तो यहां आपने लिखा जी क्या कि P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। फॉरवर्ड लिंक हो गया। अब हमें इसको बैकवर्ड लिंक करना है। क्या हम उसे ये कहते हैं करंट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू P? क्लियर? इसका मतलब ये अभी तक आप देखो तो ये लिंक खत्म हो चुका है, ठीक है। और
अभी तक इसका प्रीवियस जो है वो प्रीवियस लिंक हुआ है, ठीक है, और फॉरवर्ड लिंक खत्म हो चुका है। क्लियर? अब हम क्या करें? अगर हम उसे कहते हैं P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, ये लिंक हो जाएगा। उसके बाद करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू अच्छा नहीं, प्रीवियस वाला कनेक्ट करना है, ठीक है। करंट ऑफ प्रीवियस इक्वल टू P अगर हम करते हैं पहली लाइन में, करंट ऑफ प्रीवियस इक्वल टू P, ये लिंक हो गया। अब हमने इसको भी तो लिंक करना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? करंट ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस इक्वल टू करंट। क्लियर? सो हमने क्या किया, दो लाइनें जो ऐड हुई हैं यहां कोड की, नंबर 1 यहां इसको लिंक कर दिया आपने इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगी स्टेटमेंट? करंट ऑफ प्रीवियस इक्वल टू P, ये लिंक हो गया। अब आपने यहां लिंक करना है, ठीक है। अब ये लिंक खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहां आपने लिंक करना है इसको, यहां एड्रेस स्टोर करना है इसका, ठीक है। तो पहली बात यह है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। तो आप ये देख सकते हैं कि करंट ऑफ, ये करंट है, सॉरी करंट ये है, ठीक है। करंट ये है आपके पास, करंट का नेक्स्ट जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसका प्रीवियस ये वाली जगह है, यहां हमने एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका? करंट का। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम उसे कहेंगे करंट ऑफ is equal to current। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहां, व्हाट इफ द इट्स लास्ट नोड। ठीक है जी, मैं से यहां क्या देता हूं, करंट इस वक्त आपके पास ये है, ठीक है। और इसमें लेट्स से वैल्यू पड़ी है 9, ठीक है। और P आपके पास ये आ गया। क्या ये कोड अगर आप रन करें तो क्या मिस्टेक दे देगा आपको? क्या एरर आएगी? कहां एरर आ रही है? पहली स्टेटमेंट, करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। करंट ये है ऑफ नेक्स्ट, तो आपके पास है ना वो नल आ गया, ठीक है। और इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, P के नेक्स्ट पे क्या बढ़ा हुआ है? नल। मिस्टेक है, ठीक है। ये वाला आगे चलते हैं जी। P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, ये भी हो गया। थर्ड लाइन में चलते हैं, करंट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू P, ये लाइन भी ठीक है। फोर्थ वाली लाइन में चलते हैं, करंट ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस, करंट का नेक्स्ट नल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका तो प्रीवियस पर वो है ही नहीं, तो यहां मिस्टेक है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इस लाइन से पहले, थर्ड केस से पहले आपकी कंडीशन लगेगी, ठीक है। या फिर इस लाइन से पहले आप कंडीशन लगाओगे, ठीक है।
इस लाइन से पहले लास्ट वन जो लाइन है, इससे पहले आप कंडीशन लगाओगे कि P इज इक्वल टू लास्ट। अगर P जो है वो लास्ट के इक्वल है तो उसको कैसे चेंज करना है? उसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं आएगी, नॉट इक्वल ठीक है ना? कौन सा? नॉट इक्वल लगा देंगे, अगर नॉट इक्वल है तब ये लाइन चले, अगर इक्वल है तब ये लाइन चलेगा, ठीक है ना? तो इसके ऊपर आप कंडीशन लगा लोगे, इफ P इज नॉट इक्वल टू लास्ट, तो देन ये लाइन चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स में यहां हम उसे क्या देते हैं, इफ P नॉट इक्वल टू लास्ट। अगर P जो है वो लास्ट के इक्वल नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो, वरना क्या करे? वरना क्या करे? कुछ भी ना करे। मेरे ख्याल में ऐसी कंडीशन आएगी, सोचे क्या आएगी? देखें यहां तक अगर आप देखें, आपका फॉरवर्ड लिंक हो गया, बैकवर्ड लिंक हो गया, नहीं हुआ ना? क्या हो गया? हो गया, बैकवर्ड लिंक भी हो गया, दोनों लिंक्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक आपकी कंडीशन आएगी, लास्ट चेंज होगा, ठीक है? सो आपने क्या कहा? लास्ट इज इक्वल टू करंट। यहां तक कन्फर्म। ओके जी, इंसर्ट बिफोर स्पेसिफिक। ये आपके पास P है इस वक्त, ठीक है? करंट इस वक्त जो है वो आपके पास ये है। क्या चेंज आएगी कोड में जी? चलें जी, ये कहते हैं जी सर्च के मेथड को चेंज करते हैं। सर्च का मेथड जो है वो आपको अब स्पेसिफिक नोड ना रिटर्न करे, बल्कि उससे पहले वाली नोड रिटर्न करे। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? भाई फिर प्रीवियस पॉइंटर क्यों लिया हुआ है? अब आपके लिए बेनिफिट है, अब आपके पास प्रीवियस पॉइंटर है, सो माइनर सी चेंज के साथ हम इसको इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफिक बना देंगे। कैसे? सिंपल सी बात यह है, आपको इसने कहा कि P से पहले इंसर्ट करो, P3 है, P से पहले इंसर्ट करो। आप अगर कहते हो P इज इक्वल टू P ऑफ प्रीवियस, P यहां आ जाए, हो गया हैंडल। लेकिन एक केस है इसमें अभी भी, एग्जैक्टली स्टार्ट, ठीक है? अब आपको यहां स्टार्ट का केस जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। क्लियर? स्टार्ट का केस कैसे हैंडल करोगे? हाँ, जैसे आपने जो है वो इंसर्ट एट स्टार्ट किया था, ठीक है? तो यहां भी आप कंडीशन लगा दो कि अगर P फर्स्ट के इक्वल तो नहीं है कहीं, अगर P फर्स्ट के इक्वल है तो उसको इस तरह हैंडल करोगे। उसका स्पेसिफिक कैसे होगा? फर्स्ट को चेंज कर दोगे आप, तो समझ नहीं आई? चले जी, मैंने इसको रिवर्स में डिस्प्ले करना है।
वही नेस्टेड लूप लगा रहे हैं। नहीं सर, सिंपल सिंपल क्यों, कैसे हो जाएगा? पी को लास्ट के इक्वल कर दो। ठीक है, तो वही कंडीशन वाइल वाली। ठीक है, अब सिर्फ चेंज क्या आएगी, P इज इक्वल टू P ऑफ प्रीवियस। क्लियर? अच्छा, प्लेंड्राम वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था सिंगल इंग्लिश में, आपको क्विज के फॉर्म में दिया हुआ था। यहां मैं चेक करना चाहूँ तो कैसे चेक कर सकता हूं? ये आपके पास P है और ये आपके पास K पॉइंटर है। ठीक है, तो क्या करोगे, एक पॉइंटर P जो है फर्स्ट के इक्वल आ गया, K इज इक्वल टू लास्ट आ गया, उस वक्त तक आगे मूव करोगे जब तक P के नेक्स्ट में K ना आ जाए, या दोनों जो है वो P और K एक पॉइंट पे ना आ जाए। तो सिंपली आप चेक करोगे P ऑफ ID इज इक्वल टू K ऑफ ID, तो मूव करते रहो, जहां कहीं जो है वो डिफरेंट आ जाता है उसको टर्मिनेट कर दो। क्लियर? डिलीट कैसे करेंगे? अगर फर्स्ट वन नोड को डिलीट करना है कैसे करेंगे? एक पॉइंटर P को, फर्स्ट वन P जो है फर्स्ट को पॉइंट करा है, उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट, फर्स्ट यहां आ गया 5 पे, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, डिलीट P और फर्स्ट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू नल। लास्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे? वही फॉरवर्ड मूव करेंगे ना यहां से, P को जब तक जो है वो सेकंड लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाता। एग्जैक्टली, अब आप जो है वो लास्ट, लेट्स से मैं कहता हूं K इज इक्वल टू लास्ट, क्लियर, और उसके बाद क्या कहूंगा, K इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू लास्ट ऑफ प्रीवियस, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट ऑफ प्रीवियस करेंगे, लास्ट यहां आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, और K ऑफ प्रीवियस भी आप अगर नल करना चाहे तो नल कर सकते हैं, वैसे तो आपने इसको डिलीट कर देना, ऑलरेडी डिलीट K कर दें। ठीक है, डिलीट कीवर्ड है, उसको यूज करते हुए आप उसको डिलीट कर दोगे, डिलीट K। ठीक है, स्पेसिफिक किसी नोड को डिलीट करना है, लेट्स से 3 को डिलीट करना है आपने, सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद जो है वो हमें बदला P यहां आ गया। अब अगर आप देखें स्पेसिफिक नोड को डिलीट करने की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो फर्स्ट नोड भी हो सकती है, वो लास्ट नोड भी हो सकती है। सो दैट मींस कि हमें ये दोनों केसेस हैंडल करने पड़ेंगे। कि सर्च करेंगे जब हम, तो हम चेक करेंगे ये फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट वाला केस हमने कर लिया, चेक करेंगे लास्ट तो नहीं है, लास्ट वाला केस भी हमने किया हुआ है। अब आ गया आपके पास स्पेसिफिक नोड, P को मैंने डिलीट करना है, 3 जो है उसको मैंने डिलीट करना है। पहला केस क्या होगा, पहला केस क्या होगा, क्या हैंडल करोगे पहले, P इज इक्वल टू नल, अगर P में नल है तो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड वन केस, P इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है, P इज इक्वल टू लास्ट, दोनों केस, तीनों केसेस हो गए, ठीक है।
इसके बाद फोर्थ वन केस ये है कि आपके पास जो है वो ना वो फर्स्ट है ना वो लास्ट है, इन बिटवीन के ही है। सिंगल इंग्लिश में क्या किया था, आपने मूव किया था यहां प्रीवियस वाली नोड पे, ठीक है ना, फॉलो कर रहे थे आप, एक पॉइंटर जो है इसको फॉलो कर रहा था। जब एक पॉइंटर इसको फॉलो कर रहा था तो आपने क्या किया था कि इसके नेक्स्ट में जो है वो पी का नेक्स्ट डाल दिया था, ऐसे ही है ना। वही काम अगर हम करें तो क्या होगा, पी को मैंने डिलीट करना है तो मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं जी कि P इज इक्वल टू P ऑफ प्रीवियस। P इज इक्वल टू P ऑफ प्रीवियस। P जो है वो यहां से रिमूव होकर P यहां आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम एक एडिशनल पॉइंटर ले लेते हैं, लेट्स से K, क्लियर। तो हमारे पास K जो है वो यहां आ गया, ठीक है, या P जो है वो अपनी लोकेशन पे ही है, P को हम नहीं उसको चेंज कर दे, हम सिंपली जो है वो P तो आपने सर्च कर लिया, ठीक है। एक K पॉइंटर ले लेते हैं, K इज इक्वल टू P ऑफ प्रीवियस। अब अगर आप देखें तो P ये आपके पास K है और ये आपके पास P है, क्लियर। तो मैं से कहता हूं K ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, तो ये लिंक हो गया इसके साथ। P ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू K, ठीक है। तो यहां से आप देखें P ये है, इसका नेक्स्ट ये है, उसका प्रीवियस जो है वो ये वाला पॉइंट है, यहां आपने एड्रेस स्टोर किया है किसका, ये वाले का। तो यहां क्या हुआ है, ये इसके साथ देखो हो गया, और उसके बाद आपने क्या किया, डिलीट की। अगर डिलीट की नहीं करेंगे तो वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता रहेगा। न्यू के ऑपरेटर से जब भी मेमोरी आप एलोकेट करवाते हो तो आपको डिलीट के ऑपरेटर से जो है वो उसको फ्री करवाना पड़ता है मेमोरी को। करो, हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल कर लेते हैं मजीद इस पे। ओके जी, मैं आपसे ये कहता हूँ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने स्टोर किया हुआ है, स्टूडेंट का आईडी स्टोर किया हुआ है, स्टूडेंट का यहाँ जीपी आपने स्टोर किया हुआ है। क्लियर। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे हर स्टूडेंट का वो मार्क्स चाहिए, हर सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। एक स्टूडेंट है, उसने अभी तक जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वेदर उसने 30 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 10 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनकी डिटेल्स मुझे चाहिए। सब्जेक्ट का आईडी, उसमें उसके कितने मार्क्स थे, या और मजीद अगर कोई डिटेल्स हैं तो वो। सोचें कैसे पॉसिबल है।
सर एक और स्ट्रक्चर में एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का, ठीक है। और क्या करेंगे उसके बाद? स्टूडेंट के स्ट्रक्चर में उसका ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का पॉइंटर जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, हर स्टूडेंट की एक अपनी लिस्ट होगी सब्जेक्ट्स की, हर स्टूडेंट की एक अपनी सब्जेक्ट की लिस्ट होगी। कैसे? लेट्स से आईडी 3 है, उसका जीपीए है 2.5, इसका आईडी है लेट्स से 5, इसका जीपीए है 1.5, ठीक है। और इसका आईडी है लेट्स से 2, इसका है 3.5, ठीक है। और कुछ भी जो है वो यहाँ हम स्टोर कर लेते हैं जी। एक का आईडी है हमारे पास लेट्स से 7 और उसका है 1.2। क्लियर? लेकिन ये जीपीए कैसे कैलकुलेट हुआ है? उसके अगेंस्ट हर सब्जेक्ट का जो है ना वो हमारे पास जो है वो यहाँ मैं अगर कहूँ तो एक सब्जेक्ट की चेन बनी हुई है, ठीक है। सब्जेक्ट का आईडी, कोर्स कोड, ठीक है 2014 लेट्स से कोड है, ठीक है। उसमें इसके मार्क्स थे लेट्स से 82। सब्जेक्ट का आईडी है 1014 और उसमें उसके मार्क्स थे 72। सब्जेक्ट का आईडी है लेट्स से 1080 और उसमें उसके मार्क्स है जी 86, ठीक है। और यहाँ आपके पास जो है वो 4 है, चला है। यहाँ मैं इसकी बात करूं, ठीक है। इसका सब्जेक्ट का आईडी है 1014 और उसके मार्क्स हैं जी 64, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है इसका लेट्स से किया हुआ है जी 1080 और उसमें उसके मार्क्स है जी 56, ठीक है, एंड सो ऑन। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगी? यहां मैं एक ले लेता हूं, यहां अपने पास एक नया स्ट्रक्चर बना लेता हूं सब्जेक्ट का, STRUCT सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो इंटीजर कोर्स आईडी, फ्लोट, मार्क्स और एक जो है वो पॉइंटर ले लेते हैं सब्जेक्ट टाइप का C नेक्स्ट। ये एक स्ट्रक्चर मैंने ले लिया सब्जेक्ट टाइप का, क्लियर। और यहां मैं आगे उसको क्या कहता हूं जी कि यहां एक मेरे पास तो मेरे पास यहाँ 3 पॉइंटर्स आ रहे हैं, एक डब्ल्यू लिंक के फॉरवर्ड मूव करने के लिए, एक बैकवर्ड मूव करने के लिए। वेदर के मैं यहाँ ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ जो है ना वो फॉरवर्ड का पॉइंटर रख लेता हूँ, प्रीवियस का पॉइंटर नहीं रखता। अगर जरूरत है तो मैं रख सकता हूँ उसको, लेकिन अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उसको नहीं करता। क्लियर? दूसरा पॉइंटर जो मेरे पास आ गया वो सब्जेक्ट टाइप का आ गया है। क्लियर? अब मुझे ये बताएं, जब भी मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसमें मेरे पास एक आईडी होगा, एक जो है वो जीपीए है और एक जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर है और एक जो है वो सब्जेक्ट नेक्स्ट है।
हर नोट का पार्ट होगा ना, हर स्टूडेंट की नोट का पार्ट होगा, हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड का पार्ट होगा। अब मुझे बताएं कि मैं कहां से रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता हूं जी? एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो लेट्स से ये पी पॉइंटर जो है, लेट्स से मैं रिकॉर्ड 5 स्टूडेंट आईडी जो है उसका रिकॉर्ड को मैं चेक करना चाह रहा हूं। ये पी है, पी टाइप का पॉइंटर सब्जेक्ट उसका है, स्टूडेंट का है, ठीक है। मैं एस टाइप का पॉइंटर लिया है, ठीक है, और मैं कहता हूं एस इज इक्वल टू पी ऑफ सब्जेक्ट सब नेक्स्ट है। S is equal to P of sub next। इसका जो सब नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है? लेट्स से इसका एड्रेस है 1144, इसका एड्रेस है 2244, यहां क्या होगा 1144। इसका मतलब ये हुआ हर चेन का जो फर्स्ट है उसका एड्रेस जो है वो किस में पड़ा होगा? सब नेक्स्ट में। क्लियर? देखो ना, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में उसका आईडी है, जीपीए है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर है और एक सब्जेक्ट का पॉइंटर है। अब ये जो सब्जेक्ट का पॉइंटर है ये अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट टाइप का है, ये स्टूडेंट टाइप का नहीं है। क्योंकि हमने कहा था कि जिस टाइप के डेटा को पॉइंट करना है पॉइंटर भी उसी टाइप का होगा। अगर हमने स्टूडेंट टाइप के डेटा को पॉइंट करना है तो पॉइंटर भी स्टूडेंट टाइप का होगा। अगर हमने सब्जेक्ट टाइप के पॉइंटर को पॉइंट करना है, रिकॉर्ड को पॉइंट करना है, तो पॉइंटर भी सब्जेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा यहां देख लें कि आपको YouTube वगैरह पे या कहीं से नहीं मिलेंगी, इसलिए यहां फोकस करना है इस चीज को। इसका मतलब ये है टू डायमेंशनल है, ठीक है। अब आप इसको 3 डायमेंशनल बनाना चाहें 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। एक आपका फॉरवर्ड मूव कर रहा है, एक आपका बैकवर्ड मूव कर रहा है पॉइंटर, और एक आपकी सब्जेक्ट की लिस्ट आ रही है। क्लियर? सो क्या हुआ, मैं अगर कहता हूं कि S इज इक्वल टू P ऑफ सब नेक्स्ट, तो क्या करेगा? S ये हो जाएगा। चूंकि जब आपने ये कहा S इज इक्वल टू P ऑफ सब नेक्स्ट, P का सब नेक्स्ट ये वाला पॉइंटर है, ये एड्रेस किसका है? इस नोड का। अब आप S का आईडी डिस्प्ले करें, सब्जेक्ट कोड डिस्प्ले करें, उसके मार्क्स डिस्प्ले करें, ठीक है। उसके बाद S इज इक्वल टू सब नेक्स्ट करोगे तो S का आ जाएगा, यहां आ जाएगा। दोबारा से उसके सब्जेक्ट कोड और उसके मार्क्स डिस्प्ले करें एंड सो ऑन, अनटिल अनलेस कि उसके नेक्स्ट में नल आ जाए। सो हमें यहां इनका फर्स्ट और लास्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है सेपरेटली। फर्स्ट ऑटोमेटिकली यहां P के सब नेक्स्ट, उसमें सब नेक्स्ट का जो पॉइंटर है P का, उसमें ये एड्रेस पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और हर स्टूडेंट का अपना है। क्लियर? सो आपने क्या करना है, प्रोग्राम बनाएंगे अपने पास जिसमें नया स्टूडेंट ऐड करना है, नया सब्जेक्ट ऐड करना है, किसी स्टूडेंट का CGPA फाइंड करना है, ठीक है। पूरी क्लास में से हाईएस्ट CGPA किसका है, ठीक है, और इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्लास के एवरेज मार्क्स उस सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका टास्क है नेक्स्ट आपकी लैब का। असाइनमेंट पार्ट बी, पार्ट सी भी आना है इसका। डेफिनेटली मंडे को जब आओगे तो ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट होगी, तो डेफिनेटली वो उसका पार्ट है। वो असाइनमेंट 1 पार्ट ए अगर आपने नहीं किया तो 70% मार्क्स के साथ पूरी सबमिट कर सकते हो आप।
लेकिन लास्ट सांस है नेक्स्ट, उसके बाद कोई नहीं होगा।